जय हिंद मित्रों। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले सीखेंगे कि संविधान होता क्या है, संविधान की अवधारणा क्या है, कंसेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुआ है। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है स्थापित करना या स्थापना करना। तो संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुआ है। संविधान की उत्पत्ति लैटिन के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है स्थापित करना या स्थापना करना। वर्तमान अर्थ के अनुसार संविधान शब्द सिद्धांतों का समूह है जो सरकार की व्यवस्था और कामकाज तथा सरकार और लोगों के बीच उनके अधिकारों और कर्तव्यों के संदर्भ में संबंधों को निर्दिष्ट करता है। तो संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है स्थापित करना या स्थापना करना। वर्तमान अर्थ के अनुसार संविधान शब्द सिद्धांतों का समूह है जो सरकार की व्यवस्था और कामकाज तथा सरकार के लोगों के बीच उनके अधिकारों और कर्तव्यों के संदर्भ में संबंधों को निर्दिष्ट करता है। संविधान को भूमि का मौलिक कानून, देश का सर्वोच्च कानून, देश का मूल कानून, सरकार का साधन, देश के नियम, राजनीति की मूल संरचना, देश का मूलभूत मानदंड आदि के रूप में वर्णित किया गया है। ठीक, फिर से संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन के कॉन्स्टिट्यूरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है स्थापित करना या स्थापना करना। वर्तमान अर्थ के अनुसार संविधान शब्द सिद्धांतों का समूह है जो सरकार की व्यवस्था और कामकाज तथा सरकार और लोगों के बीच उनके अधिकारों और कर्तव्यों के संदर्भ में संबंधों को निर्दिष्ट करता है। संविधान को भूमि का मौलिक कानून, देश का सर्वोच्च कानून, देश का मूल कानून, सरकार का साधन, देश के नियम, राजनीति की मूल संरचना, देश का मूलभूत मानदंड आदि के रूप में वर्णित किया गया है। राजनीतिक शास्त्रियों और संवैधानिक विशेषज्ञों ने संविधान को इस प्रकार परिभाषित किया है। गिलक्रिस्ट महोदय ने संविधान को परिभाषित करते हुए कहा है कि संविधान नियमों या कानूनों का वह निकाय है जो सरकार की व्यवस्था, सरकार के विभिन्न अंगों में शक्तियों का वितरण और उन सामान्य सिद्धांतों का निर्धारण करता है जिनके आधार पर इन शक्तियों का उपयोग किया जाता है। गैटल के अनुसार देश के स्वरूप को निर्धारित करने वाले मूलभूत सिद्धांत उसका संविधान कहलाते हैं। देश के स्वरूप को निर्धारित करने वाले मूलभूत सिद्धांत उनका संविधान कहलाते हैं। इनमें वह तरीका शामिल है जिसके द्वारा देश का गठन किया जाता है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच अपनी संप्रभु शक्तियों का वितरण, सरकारी कार्यों के कार्यक्षेत्र का दायरा और तरीका, और सरकार का उन लोगों से संबंध जिन पर इसका अधिकार उपयोग किया जाता है। ठीक, व्हीयर के अनुसार संविधान किसी देश की सरकार की पूरी प्रणाली का वर्णन करता है और उन नियमों का संग्रह है जो सरकार को स्थापित और विनियमित या नियंत्रित करते हैं। ठीक है। वेड और फिलिप्स के अनुसार संविधान विशेष कानूनी मान्यता वाला दस्तावेज है जो देश की सरकार के अंगों के ढांचे और प्रमुख कार्यों को निर्धारित करता है और उन अंगों के संचालन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की घोषणा करता है। ठीक, अब देखते हैं कि संविधान के कार्य क्या क्या हैं। संविधान के कौन कौन से कार्य हैं।
संवैधानिक विद्वान इलियट बुलमर ने संविधान के कार्यों या प्रयोजनों की बहुत अच्छी तरह से पहचान की है। उनकी सूची व्यापक है और इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। तो 8 बिंदु हैं संविधान के कार्य क्या होते हैं इस पे। तो यह राजनीतिक समुदाय की सीमाएं घोषित और परिभाषित करता है। तो सीमाएं, यह राजनीतिक समुदाय की सीमाएं घोषित और परिभाषित कर सकता है। दूसरा, यह राजनीतिक समुदाय की प्रकृति और अधिकार घोषित और परिभाषित कर सकता है। ठीक बात। तो यह राजनीतिक समुदाय की सीमाएं घोषित और परिभाषित कर सकता है। यह राजनीतिक समुदाय की प्रकृति और अधिकार घोषित और परिभाषित कर सकता है। यह राष्ट्रीय समुदाय की पहचान और मूल्यों को व्यक्त कर सकता है। यह नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य घोषित और परिभाषित कर सकता है। यह समुदाय के राजनीतिक संस्थानों को स्थापित और विनियमित कर सकता है। यह सरकार या उपदेश समुदायों के विभिन्न परतों के बीच शक्तियों को विभाजित या साझा कर सकता है। यह देश की आधिकारिक धार्मिक पहचान की घोषणा कर सकता है और पवित्र और धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों के बीच संबंधों को सीमांकित कर सकता है। यह देश को विशेष सामाजिक, आर्थिक या विकासात्मक लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध कर सकता है। तो ये है इसके कार्य। अब देखते हैं कि संविधान की विशेषताएं क्या होती हैं। तो 7 हैं विशेषताएं। अच्छे संविधान की कुछ विशेषताएं या गुण होते हैं, इन्हें नीचे समझाया गया है। तो पहली विशेषता होती है, देखिए 7 हम पहले नाम देखें। एक है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता पहला। दूसरा स्पष्टता। स्पष्टता होनी चाहिए संविधान में। तीसरा निश्चितता। निश्चितता। फिर व्यापकता। व्यापकता। उपयुक्तता। स्थिरता। अनुकूलनशीलता। ये 7 गुण पाए जाते हैं या ये 7 विशेषताएं पाई जाती हैं एक अच्छे संविधान में। संक्षिप्तता, स्पष्टता, निश्चितता, व्यापकता, उपयुक्तता, स्थिरता, अनुकूलनशीलता। तो पहला है संक्षिप्तता। संविधान सटीक होना चाहिए और इसमें अवांछित प्रावधान नहीं होने चाहिए। बहुत अधिक विवरण वाला लंबा संविधान इसके खंडों की व्याख्या में भ्रम पैदा करता है। तो संक्षिप्त होना चाहिए, सारगर्भित रूप में होना चाहिए। स्पष्टता। संविधान को अपने प्रावधानों को स्पष्ट शर्तों में निर्दिष्ट करना चाहिए। जटिल भाषा इसको समझने में मुश्किल पैदा कर देती है। निश्चितता। संविधान में इसके प्रावधानों के लिए निश्चित अर्थ होना चाहिए। निश्चित अर्थ होना चाहिए। अस्पष्ट और अलग अलग अर्थ उनकी व्याख्या में न्यायाधीशों के विवेकाधिकार को बढ़ावा देंगे। व्यापकता। संविधान सरकार की शक्तियों के साथ साथ नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करने में व्यापक होना चाहिए। इससे विवादों और मुकदमों की गुंजाइश कम होगी। तो व्यापकता, संविधान सरकार की शक्तियां तो देती ही हैं,
साथ में नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को निर्धारित करने में व्यापक होना चाहिए। इससे विवादों और मुकदमों की गुंजाइश कम होगी। उपयुक्तता, संविधान लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए। यह राष्ट्र की ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। स्थिरता, संविधान में राजनीतिक स्थिरता की सुविधा दी होनी चाहिए और इसमें आसानी से छेड़छाड़ की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इससे नागरिकों के संविधान के प्रति आज्ञाकारिता मजबूत होगी। अनुकूलनशीलता, संविधान गतिशील होना चाहिए न कि स्थिर। उसे बदलती परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार खुद को ढालने में सक्षम होना चाहिए। यह एक जीवंत दस्तावेज होना चाहिए। तो यह है अनुकूलनशीलता। वर्गीकरण, संविधान का वर्गीकरण देखें, 5 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है संविधान को। एक विकसित और अधिनियमित संविधान, विकसित और अधिनियमित संविधान। दूसरा, लिखित और अलिखित संविधान, अनम्य और लचीला संविधान, संघीय और एकात्मक संविधान, कार्यविधि परक और निर्देशात्मक संविधान। विकसित और अधिनियमित संविधान, लिखित और अलिखित, अनम्य और लचीला, संघीय और एकात्मक, कार्यविधि परक और निर्देशात्मक। तो विकसित और अधिनियमित, विकास के आधार पर संविधानों को विकसित और अधिनियमित संविधानों में वर्गीकृत किया गया है। विकसित संविधान धीमी और क्रमिक विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम होता है। विकसित संविधान धीमी और क्रमिक विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम होता है। इसके प्रावधान परंपराओं, प्रथाओं, सिद्धांतों और न्यायिक निर्णयों के रूप में निहित होते हैं। इसे संचयी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। और ब्रिटिश संविधान इस संबंध में अच्छा उदाहरण है। दूसरी ओर अधिनियमित संविधान संविधान सभा या संवैधानिक परिषद द्वारा विचार पूर्वक बनाया जाता है। अच्छा, विकसित होता है, धीरे धीरे विकसित हो रहा है, खुद से इवॉल्व हो रहा है। और अधिनियमित होता है कि संविधान सभा या संवैधानिक परिषद द्वारा विचार पूर्वक बनाया जाता है या राजा या संसद द्वारा प्रख्यापित किया जाता है। इसके प्रावधान पुस्तक या दस्तावेज या दस्तावेजों की श्रृंखला के रूप में निहित होते हैं। इसे पारंपरिक संविधान के रूप में भी जाना जाता है। अमेरिकी और भारतीय संविधान इस संबंध में अच्छे उदाहरण हैं। फिर से, विकास के आधार पर संविधानों को विकसित और अधिनियमित संविधानों में वर्गीकृत किया गया है। विकसित संविधान धीमी और क्रमिक विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम होता है। इसके प्रावधान परंपराओं, प्रथाओं, सिद्धांतों और न्यायिक निर्णयों के रूप में निहित होते हैं। इसे संचयी संविधान के रूप में भी जाना जाता है और ब्रिटिश संविधान इस संबंध में अच्छा उदाहरण है। तो इसका विकसित संविधान का एग्जाम्पल है ब्रिटिश संविधान। दूसरी ओर अधिनियमित और संविधान सभा या संवैधानिक परिषद द्वारा विचार पूर्वक बनाया जाता है या राजा या संसद द्वारा प्रख्यापित किया जाता है। इसके प्रावधान पुस्तक या दस्तावेज या दस्तावेजों की श्रृंखला के रूप में निहित होते हैं। इसे पारंपरिक संविधान के रूप में भी जाना जाता है। अमेरिकी और भारतीय संविधान इस संबंध में अच्छे उदाहरण हैं। फिर दूसरा है लिखित और अलिखित संविधान। तो
पहला विकसित और अधिनियमित संविधान। विकसित संविधान में ब्रिटिश आ गया, अधिनियमित संविधान में अमेरिका और भारत आ गया। विकसित संविधान समय के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तनशील रहते हुए, इवॉल्व होते हुए बनता है, और विकसित संविधान धीमी और क्रमिक विकासवादी प्रक्रिया का परिणाम होता है। और अधिनियमित संविधान संविधान सभा या संवैधानिक परिषद द्वारा बनाया जाता है या संसद के द्वारा प्रख्यापित किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है, और ये दस्तावेज के रूप में होता है। अमेरिका का और भारत का संविधान अधिनियमित संविधान का उदाहरण है। अब लिखित और अलिखित संविधान। प्रावधानों को शामिल करने के आधार पर संविधान को लिखित और अलिखित संविधान में वर्गीकृत किया गया है। लिखित संविधान वह है जिसमें प्रावधानों को पुस्तक या दस्तावेज या दस्तावेजों की श्रृंखला के रूप में निहित किया जाता है। यह संविधान सभा या संवैधानिक सम्मेलन या किसी अन्य नाम से ज्ञात निकाय द्वारा सचेत रूप से तैयार और अपनाया जाता है। इसे प्रलेखित संविधान या संहिताबद्ध संविधान के रूप में भी जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस और भारत के संविधान इस संबंध में कुछ अच्छे उदाहरण हैं। दूसरी ओर अलिखित संविधान वह है जिसमें अधिकांश प्रावधान पुस्तक या दस्तावेज या दस्तावेजों की श्रृंखला के रूप में निहित नहीं होते। यह परंपराओं, प्रथाओं, सिद्धांतों, चार्टर्स, विधियों और न्यायिक निर्णयों के रूप में होता है। यह ऐतिहासिक विकास का उत्पाद होता है और किसी निकाय द्वारा विचार पूर्वक तैयार नहीं किया जाता। इसे गैर प्रलेखित संविधान या असंहिताबद्ध संविधान के रूप में भी जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और इज़राइल के संविधान इस संबंध में अच्छे उदाहरण हैं। लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बीच का अंतर वही है जो विकसित संविधान और अधिनियमित संविधान के बीच है। फिर से पढ़ना। तो विकसित और अधिनियमित हो गया पहला, और दूसरा है लिखित और अलिखित। तो विकसित, अधिनियमित, लिखित, अलिखित, इनमें समानता है। जो विकसित संविधान है वो अलिखित होता है। वो धीरे धीरे समय के अनुसार अनुकूलनशीलता होती है संविधान में, और नए नए प्रावधान जोड़ते जाते हैं। इसमें एक निश्चित पुस्तक, निश्चित दस्तावेज़ों की श्रृंखला, इसका अभाव पाया जाता है, और संसदीय सर्वोच्चता यहाँ पाई जाती है ऐसे देशों में जैसे ब्रिटेन हो गया। तो संसद ने जो कानून पारित कर दिया वही सर्वोच्च है, और संसद ने कोई कानून ऐसा पारित कर दिया जो पिछले किसी कानून को बाईपास करती हो, तो उसको बाईपास कर देगी और नया कानून ही सर्वोच्च माना जाएगा। तो ये तो ब्रिटेन का हो गया। अधिनियमित संविधान जो होता है वो किसी संविधान सभा या संवैधानिक परिषद या किसी निश्चित निकाय के द्वारा लिखा जाता है, सचेतन पूर्वक लिखा जाता है, विचार पूर्वक लिखा जाता है, और इसमें एक निश्चित पुस्तक या दस्तावेज या दस्तावेज़ों की श्रृंखला पाई जाती है। ये लिखित संविधान होते हैं, जैसे कि कनाडा, अमेरिका, भारत, फ्रांस, जापान इत्यादि देश के संविधान। तो लिखित और अलिखित को फिर से देखें। प्रावधानों को शामिल करने के आधार पर संविधान को लिखित और अलिखित संविधान में वर्गीकृत किया जाता है। लिखित संविधान वह है जिसमें प्रावधानों को पुस्तक या दस्तावेज या दस्तावेज़ों की श्रृंखला के रूप में निहित किया जाता है। यह संविधान सभा या संवैधानिक सम्मेलन या किसी अन्य नाम से ज्ञात निकाय द्वारा सचेत रूप से तैयार और अपनाया जाता है। इसे प्रलेखित संविधान या संहिताबद्ध संविधान के रूप में भी जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस और भारत के संविधान इस संबंध में कुछ अच्छे उदाहरण हैं। दूसरी ओर अलिखित संविधान वह है जिसमें अधिकांश प्रावधान पुस्तक या दस्तावेज या दस्तावेज़ों की श्रृंखला के रूप में निहित नहीं होते हैं। यह परंपराओं,
प्रथाओं, सिद्धांतों, चार्टर्स, विधियों और न्यायिक निर्णयों के रूप में होता है। अलिखित संविधान परंपराओं, प्रथाओं, सिद्धांतों, चार्टर्स, विधियों और न्यायिक निर्णयों के रूप में होता है। परंपराओं, प्रथाओं, सिद्धांतों, चार्टर्स, विधियों और न्यायिक निर्णयों के रूप में होता है। यह ऐतिहासिक विकास का उत्पाद होता है और किसी निकाय द्वारा विचारपूर्वक तैयार नहीं किया जाता। इसे गैर प्रलेखित संविधान या असंहिताबद्ध संविधान के रूप में भी जाना जाता है। यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड और इजराइल के संविधान इस संबंध में अच्छे उदाहरण हैं। लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बीच का अंतर वही है जो विकसित संविधान और अधिनियमित संविधान के बीच है। फिर एक प्रकार है, वर्गीकरण है, अनम्य और लचीला संविधान। अनम्य और लचीला संविधान। तो पहला विकसित और अधिनियमित संविधान, दूसरा लिखित और अलिखित संविधान, तीसरा अनम्य और लचीला संविधान। संशोधन की पद्धति के आधार पर संविधान को अनम्य और लचीले संविधान में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण लॉर्ड जेम्स ब्राइस द्वारा किया गया था। संशोधन की पद्धति के आधार पर, संशोधन की पद्धति के आधार पर संविधान को अनम्य और लचीले संविधान में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण लॉर्ड जेम्स ब्राइस द्वारा किया गया था। अनम्य संविधान वह है जिसे सामान्य कानूनों की तरह संशोधित नहीं किया जा सकता। अनम्य संविधान वह है जिसे सामान्य कानूनों की तरह संशोधित नहीं किया जा सकता। इसके संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में, यह संवैधानिक कानून और सामान्य कानून के बीच अंतर करता है। दूसरी ओर, लचीला संविधान वह है जिसे सामान्य कानूनों की तरह ही संशोधित किया जा सकता है। इसके संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे शब्दों में, यह संवैधानिक कानून और सामान्य कानून के बीच अंतर नहीं करता। लचीले संविधान को परिवर्तनीय संविधान के रूप में भी जाना जाता है। यूके और न्यूजीलैंड के संविधान इस संबंध में कुछ अच्छे उदाहरण हैं। अनम्य संविधान को अपरिवर्तनीय संविधान के रूप में भी जाना जाता है। अनम्य वाला, लचीला में है यूके, न्यूजीलैंड। अनम्य संविधान को अपरिवर्तनीय, अनम्य माने जो नम्य ना हो, कठोर हो। अनम्य संविधान को अपरिवर्तनीय संविधान के रूप में भी जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड के संविधान इस संबंध में कुछ उदाहरण हैं। भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला। भारत का संविधान ना तो कठोर है ना ही लचीला, बल्कि दोनों का मिश्रण है। मतलब ऐसे कहना चाहिए कि भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और बहुमत अच्छा खासा चाहिए होता है। और कुछ संशोधन के लिए आर्टिकल 368 का प्रयोग न करते हुए किया जा सकता है, साधारण विधेयक की भांति संशोधन, तो वहाँ पर लचीला हो जाएगा। तो दोनों प्रकार के कुछ प्रावधान हैं संशोधन करने के लिए। तो पहला था विकसित और अधिनियमित, दूसरा लिखित और अलिखित, तीसरा नम्य और अनम्य या लचीला और कठोर संविधान, फिर है संघीय और एकात्मक संविधान।
संघीय और एकात्मक संविधान। राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच संबंधों की प्रकृति के आधार पर संविधान को संघीय और एकात्मक संविधानों में वर्गीकृत किया जाता है। संघीय संविधान वह है जो राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। संघीय संविधान वह है जो राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। यह उन्हें अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र रूप में काम करने में सक्षम बनाता है। दूसरी ओर एकात्मक संविधान वह है जो राष्ट्रीय सरकार के हाथों में शक्ति की एकाग्रता प्रदान करता है। यह क्षेत्रीय सरकारों को राष्ट्रीय सरकार की अधीनस्थ एजेंसियों के रूप में कार्य करने और केवल उन शक्तियों का उपयोग करने योग्य बनाता है जो उन्हें राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रत्यायोजित की जाती हैं। संघीय संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राज़ील और कुछ अन्य देशों में प्रचलित हैं। यूके, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, नॉर्वे और अन्य देशों में एकात्मक संविधान प्रचलित हैं। तो अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राज़ील में संघीय संविधान है। अमेरिका में है, कनाडा में, और अमेरिका का प्रतिद्वंदी रूस में भी है, और रूस और ब्राज़ील दोनों ब्रिक्स में है, तो ब्राज़ील में भी है और ऑस्ट्रेलिया में भी है संघीय संविधान। और एकात्मक संविधान पाया जाता है यूके, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, फिर जापान, चीन। भारत के संविधान में संघीय प्रावधानों के साथ साथ एकात्मक प्रावधान दोनों शामिल हैं। इसलिए केसी व्हीयर द्वारा इसे अर्ध संघीय के रूप में वर्णित किया गया था। केसी व्हीयर द्वारा इसे अर्ध संघीय के रूप में वर्णित किया गया था। अर्ध संघीय, केसी व्हीयर ने कहा है कि भारतीय संविधान अर्ध संघीय संविधान है, क्वाजी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर कार्य विधि परक और निर्देशात्मक संविधान एक वर्गीकरण है। कार्य विधि परक और निर्देशात्मक संविधान। कार्य विधि परक और निर्देशात्मक संविधान। संवैधानिक विद्वान एलियट बुलमर के अनुसार दो व्यापक संवैधानिक मूल रूपों की पहचान की जा सकती है। एलियट बुलमर संवैधानिक विद्वान एलियट बुलमर के अनुसार दो व्यापक संवैधानिक मूल रूपों की पहचान की जा सकती है, कार्य विधि परक और निर्देशात्मक। इन दो प्रकार के संविधानों के बीच का अंतर स्वयं दस्तावेज की प्रकृति और प्रयोजनों से संबंधित है। कार्य विधि परक संविधान सार्वजनिक संस्थानों की कानूनी और राजनीतिक संरचनाओं को परिभाषित करता है और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं एवं मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सरकारी शक्ति की कानूनी सीमा निर्धारित करता है। सरकार कैसे कार्य करती है इसका वर्णन करने के अलावा निर्देशात्मक संविधान सामान्य सामाजिक लक्ष्यों पर व्यापक सहमति मानता है।
या आरोपित करने का प्रयास करता है जिसे सार्वजनिक अधिकारियों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अब एक नया टॉपिक है, संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार क्या होती है। संवैधानिकता, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार क्या है। तो पहले अर्थ जानेंगे, फिर परिभाषा और फिर तत्व, तीन चीज़ें देखेंगे। संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार का अर्थ, विशेषता मतलब परिभाषा और तत्व। तो अर्थ, संविधान और संवैधानिकता, संवैधानिकता को संविधानवाद भी कह सकते हैं, की अवधारणाएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनके बीच कुछ अंतर है। जैसे देश के पास संविधान हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि संवैधानिकता हो। उदाहरण के लिए तानाशाही वाला देश, जहां तानाशाह का शब्द कानून होता है, संविधान वाला देश कहा जा सकता है लेकिन संवैधानिकता वाला नहीं। तो देश के पास संविधान हो सकता है, संबंध क्या है कि देश के पास संविधान हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि संवैधानिकता हो। उदाहरण के लिए तानाशाही वाला देश, जहां तानाशाह के का शब्द कानून होता है, संविधान वाला देश कहा जा सकता है कि उसका जो कानून है, जो मूल कानून है, वो संविधान तो कहलाएगा लेकिन संवैधानिकता वाला नहीं कहलाएगा। संवैधानिकता सत्ता के साथ सरकार की आवश्यकता को पहचानती है, लेकिन साथ ही इस बात पर जोर देती है कि उन शक्तियों पर सीमाएं लगाई जानी चाहिए। असीमित शक्ति अधिनायकवादी, दमनकारी सरकार की ओर ले जा सकती हैं, जो लोगों की स्वतंत्रता को खतरे में डालती हैं। जब देश का संविधान सरकारी शक्ति पर सीमा लगाता है, तभी केवल देश में न केवल संविधान बल्कि संवैधानिकता भी होती है। ठीक है, तो संवैधानिकता के लिए सरकार की जो शक्तियां हैं उस पर सीमाएं भी अगर हों तो कहलाएगी संवैधानिकता, और लोगों के अधिकार सुरक्षित रहें। तीसरा, संवैधानिकता की अवधारणा संविधान द्वारा या उसके तहत शासित राजनीति है। संवैधानिकता की अवधारणा संविधान द्वारा या उसके तहत शासित राजनीति है, जो अनिवार्य रूप से सीमित सरकार और कानून के शासन को मनमाने, निरंकुश, सत्तावादी या अधिनायकवादी शासन के विपरीत मानती है। संवैधानिक सरकार अनिवार्य रूप से लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए। किसी व्यक्ति या संस्था के हाथों में मनमानी शक्ति भले ही संवैधानिक दस्तावेज द्वारा प्रदान की गई हो, संवैधानिकता की अवधारणा का निषेध होती है। फिर संवैधानिकता राजनीतिक व्यवस्था चाहती है जिसमें सरकार की शक्ति सीमित हो। यह सीमित और इस कारण से सभ्य सरकार की अवधारणा का दूसरा नाम है। संविधान का वास्तविक औचित्य सीमित सरकार होने और उन लोगों की आवश्यकता है जो कानूनों और नियमों के अनुरूप शासन करते हैं। परिभाषा क्या है? संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार की अवधारणाओं को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया है। फ्रेडरिक ने कहा है, संवैधानिकता सरकारी कार्रवाई पर प्रभावी प्रतिबंधों की प्रणाली प्रदान करती हैं। यह निष्पक्षता सुनिश्चित करने वाले नियमों का निकाय है और इस प्रकार
सरकार को जिम्मेदार ठहराता है। रूसिक, संवैधानिकता का अर्थ अनिवार्य रूप से सीमित सरकार है। संवैधानिकता का अर्थ अनिवार्य रूप से सीमित सरकार है। यह शासकों की असीमित इच्छा वाली सरकार का विलोम है। प्रतिबंधों की प्रभावशीलता के वास्तविक रूप के बावजूद यह सरकार की मनमानी के विपरीत सरकार पर सीमाएं मानता है। केसी वेयर ने कहा, संवैधानिक सरकार का अर्थ संविधान की शर्तों के अनुसार सरकार से कुछ अधिक है। इसका अर्थ है सरकार की मनमानी के विपरीत नियम के अनुसार सरकार। इसका मतलब संविधान की शर्तों द्वारा सीमित सरकार है, न कि केवल सत्ता का उपयोग करने वालों की इच्छाओं और क्षमताओं तक सीमित सरकार। या बेमा के अनुसार सरकार के केवल उस रूप को संवैधानिक रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है जब शासक नियमों और सिद्धांतों के निकाय अधीन होते हैं जो उनकी शक्ति के उपयोग को सीमित करते हैं। संवैधानिक सरकार की मनमाने शासन का विलोम है। तत्व क्या है इसके? संवैधानिक विद्वान लुईस हेनकिन ने संवैधानिकता के 8 तत्वों या विशेषताओं या सिद्धांतों की पहचान की। इनका उल्लेख नीचे किया गया है। लोकप्रिय संप्रभुता होनी चाहिए। संवैधानिकता का तत्व क्या है कि लोकप्रिय संप्रभुता हो, कानून का शासन, लोकतांत्रिक सरकार, जिम्मेदार और जवाबदेह सरकार है, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका, सेना का नागरिक नियंत्रण, कानून और न्यायिक नियंत्रण द्वारा शासित पुलिस, व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान, ये सारे हैं तत्व। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।